चलिए, आप कह रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। परवेज साहब, ऐसा होता है क्या, कोई एंटी इनकम्बेंसी ना? अब होता भी है कभी कभी। उस इसलिए भी होता है कि देखिए बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो तीन तीन निकाल जाते हैं। जैसे कि मणिपुर में अब 3 टर्म निकालने के बाद में जो वहाँ चीफ मिनिस्टर इबोबी सिंह वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी ना होना और दूसरा विकल्प ना होना, दो अलग अलग चीजें। 2 टर्म्स जैसे पंजाब में निकाले। लेकिन सच बात यह है कि जब आप सरकार में होते हैं तो जाहिर सी बात है आपके कार्यकाल पे और आपकी जो भी कार्य प्रणाली रही है उस पर सवाल उठते हैं, और वो सवाल बहुत मजबूत होते हैं। विपक्ष का काम ये होता है कि उन सवालों को अच्छी तरह से उजागर करे और ये साबित करे कि हाँ किसी के खास कार्यकाल में काम हुआ या नहीं हुआ। तो उसी को हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वो हमेशा एक चीज़ रहती है, इसलिए कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री मायावती थी तो उनके काम पे सवाल उठे कि उन्होंने कितना पुल बनाए, कितने बाग बनाए और गुंडा राज उन्होंने किस हद तक ख़त्म किया। अब जो मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह, उनके कार्यकाल पे भी सवाल हैं कि उन्होंने रोड्स बनाए हैं, उन्होंने मेट्रो चलवाने की कोशिश की है वगैरह वगैरह। साथ ही साथ ये भी सवाल हैं उनके कार्यकाल के दौरान कुछ गुंडागर्दी की रिपोर्टें जो विपक्ष का कहना है बहुत ज़्यादा हुई, या हिंदू मुस्लिम के हवाले से अगर हम कहें तो कोई एक पक्ष ये कहता है कि उन्होंने तुष्टीकरण किया, जिसको बोलते हैं बीजेपी की भाषा में अपीसमेंट माइनॉरिटीज़ का। और दूसरी तरफ बीजेपी ने ये साबित करने की कोशिश की और दूसरे लोगों ने साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी ने बजाय इसके कि सबका साथ सबका विकास हो उत्तर प्रदेश में, सीधे सीधे एक सांप्रदायिक रंग दिया पूरी बहस को, जिसमें कब्रिस्तान शमशान वगैरह के नाम हमने सुने। एक डिबेट ये भी निकल के आई उसमें कि क्या इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने नहीं की थी, ये कह के कि साहब हमने इतने कब्रिस्तान बनाए या उनके लिए हमने ज़मीन दी, तो शायद सांप्रदायिकता की वो शुरुआत थी। और उसके जवाब में जो सांप्रदायिकता का जो एलिमेंट नज़र आया हमें प्रधानमंत्री की भाषा में, बातों में, जो लोगों का कहना है कि वो सांप्रदायिकता थी, तो वो सिर्फ जवाब था। हमने ये भी देखा आप ही की डिबेट में कि वो एक्शन था और प्रधानमंत्री की तरफ से रिएक्शन था। तो ये डिबेट जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा छाई रही है। राकेश सिन्हा, आपको लगता है कि आम आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो ये देखता है कि मंत्री जी ने रैली में क्या कहा था या प्रधानमंत्री जी ने रैली में क्या कहा था, या वो ये देखता है कि 5 साल में जो मेरा विधायक था उसने कितना काम किया, मेरे राज्य में कितनी सुरक्षा व्यवस्था मेरे को दिखती है, घर की महिलाएं निकल रही हैं तो वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, बिजली कितने घंटे आती है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, विधानसभा के चुनाव में 2 मुद्दों का पर लोग मतदान करते हैं। एक तो स्थानीय मुद्दा छाया रहता है, जो आसपास में उनका क्या विकास हुआ और क्या जो वादे किए थे कितना विधायक ने पूरा किया। तो एंटी इनकम्बेंसी जो होता है वो सरकार के खिलाफ और विधायक के खिलाफ, दोनों के खिलाफ होता है। हो सकता है सरकार के खिलाफ ना हो लेकिन विधायक के खिलाफ होगा। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी उठाया गया है, देखिए इस सरकार ने पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता के आधार पर गवर्नेंस दिया। सिर्फ नारे की बात और भाषण की बात नहीं है जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया जाता है। मैं एक इसका उदाहरण देता हूँ। मनीष एक विधायक हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा विधानसभा में कि जिन बेटियों को विवाह के लिए मदद की जा रही थी, तो जनरल, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक कितनी बेटियों को शादी के लिए मदद दी गई। तो समाज कल्याण मंत्री और जो पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री हैं, इन सब ने जो जवाब दिया उसका कहना था कि हमारे पास बजट नहीं था इसलिए हमने कोई मदद नहीं की, लेकिन अल्पसंख्यक बेटियों के लिए हमने मदद की। तो सवाल यह नहीं उठता है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम गरीब बेटियों को मदद मिले, लेकिन जनता को तब खटकता है जब एक समुदाय की बेटी को मदद करते हैं और दूसरे समुदाय की बेटी के लिए आपके पास बजट नहीं होता है। गरीबी का यदि सांप्रदायिकरण होगा, बेरोजगारी का सांप्रदायिकरण होगा, ऋण लेने का सांप्रदायिकरण होगा, तो तात्कालिकता में तो खो जाता है, लेकिन दीर्घकालिकता में सामान्य पंचायत से लेकर ढाबों से लेकर सेमिनार तक लोग सोचते हैं कि आखिर इस गवर्नेंस का आधार सांप्रदायिकता है। और अंतिम बात मैं कह दूं कि पिछले 60 साल से इस देश में जो मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ बनाकर रखा गया था कि उसको मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, वो मुस्लिम वीटो बन गया था। मुसलमान जिधर जाएगा सरकार उधर बनेगी। ये बहुत लोकतंत्र के लिए और पंथ निरपेक्षता के लिए घातक था। भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस मिथ को तोड़ने का प्रयास किया। यह सांप्रदायिकता नहीं है। मुसलमान हमारे साथ आए, स्वागत है। डायलॉग के आधार पर आए, संवाद के आधार पर आए। हमारे पास हमारा समर्थन आधार नहीं है तो हमने टिकट नहीं दिया। ठीक है।
अंबर जैदी, आपको लगता है कि ये सारी चीजें सोचते हैं आप जो वोट डालने जाते हैं? क्योंकि देखिए, आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो जवाब देंगी वो एक वोटर की तरह से जवाब देंगी, एक युवा की तरह से जवाब देंगी। जी, जितनी भी मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है मैं उसी हिसाब से बोलती हूँ, क्योंकि मेरा कोई किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ या मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको आज तक एसपी और कांग्रेस से रिलेट करते आए हैं, लेकिन जो 2015 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आगे उभरी है, तो उसमें हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ उसमें हिंदू वोटर्स या जो अदर वोटर्स हैं उन्हीं का पार्टिसिपेशन रहा है। उसमें जरूर जो मुस्लिम वोटर्स थे उनके पार्टिसिपेशन से वो बीजेपी आगे उभर कर आई है। तो जहां हम ये मानते थे कि एसपी और जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो उसका चाहे छोटा ही भाग, जो जैसा कि सर ने बोला अभी, वो टूट रहा है। लोगों में एक वजह है, जो भी वो पता नहीं किस कारणों से, लेकिन लोगों में लोगों की सोच बदल रही है। आपको लगता है मुसलमान जा रहा है वो बीजेपी की तरफ? बिल्कुल, लोगों में सोच बदल रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं। ये एक ह्यूज चेंज नहीं आएगा, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुसलमानों में अगर देखा जाए जो यूथ है कंपैरेटिव टू अदर कास्ट एंड पीपल, लोग जो यंग जनरेशन है वो कम एजुकेटेड है। तो हमें उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि वो वोटिंग को समझ सके, जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वोटिंग, वो खुद समझ के इस लायक हो जाए जो वोट को समझ सके कि वोट क्या है। त्रिपाठी जी, आपको लगता है आपको ज्यादा नुकसान होगा इस चीज का, जो ये कह रही हैं कि मुस्लिम वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ भी जा रहा है? आपने तो खुद कैंडिडेट खड़े किए 100 कम से कम, ये बताते हुए कि मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो एक्चुअली मुस्लिम वोटर का रुझान है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ रहता है, यानी कि ये 3 हिस्सों में बंट जाएगा, और 3 हिस्सों में बटेगा तो आपको नुकसान होगा। नहीं, अब वो उनका मानना है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अभी इस चुनाव में पूरा हमारा जो दलित वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है और समाज के जो अन्य वर्ग हैं, हमको अच्छा समर्थन उनका मिला है, और हमको पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं उससे कहीं आगे हमारा जो सीटों की टैली है कहीं आगे तक जाएगी, और अभी बहुत थोड़ा टाइम बचा है, बस मेरे ख्याल से 1 घंटे में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। टेंशन हो रहा है कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हो रहा, हमने कल भी आपसे कहा था। नीलांजन, जो बात अंबर जैदी ने और राकेश जी ने कही है, क्या आपको लगता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक 3 हिस्सों में बंट जाता है तो उसका नुकसान इन लोगों को होगा? पहली बात तो ये है कि देखिए, अभी तक कोई एम्पिरिकल हम लोगों के पास ठोस सबूत नहीं है कि क्या मुसलमान वोटर भारतीय जनता पार्टी को फेवरेबली देख रहा है। इसका सबूत है कि नहीं देखता? जितना थोड़ा बहुत जो एम्पिरिकल सर्वेज हुए, जो पोस्ट पोल जिसको बोलते हैं कि सर्वे हुए, उसके आधार पे अभी तक मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक ऑल्टरनेटिव पार्टी के तौर से नहीं देखा जा रहा है, जितने सर्वेज कहते हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट्स हमारे और आपके जो हैं वो अलग जगह है। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोशिश भी नहीं करती है मुसलमानों को अपने साथ लाने की, क्योंकि वो सबसे पहले जो एक मेजॉरिटी के अंदर एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है सोचा हुआ, कि मेजॉरिटी के अंदर एक इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा करके और एक कैंपेन करके कि मुसलमानों को अपीज किया जाता है। राकेश जी ने बहुत सही कहा कि इस समाजवादी पार्टी की काफ़ी नीतियां माइनॉरिटी सेंट्रिक रही हैं। इसको इन्होंने एक कैंपेन पॉइंट बना के हिंदू कंसोलिडेशन करने की कोशिश की है। जो ओबीसीज और जो दलित्स में जो नॉन डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे दलित में नॉन जाटव सेक्शंस जो हैं, जिनको उतना नहीं मिलता है जितना उनको लगता है मिलना चाहिए, डोमिनेंट कम्युनिटी ले जाती है। सिमिलरली ओबीसीज में जो नॉन यादव कम्युनिटीज़ हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने लुभाने की कोशिश की है। जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे 2001-2002 में, उस समय उन्होंने हुकुम सिंह कमेटी अपॉइंट की थी यूपी में, जिसके चलते माइनॉरिटी को रिजिक किया गया था। जिस तरह से मोटे तौर पे कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वही स्ट्रैटेजी रही है जो नीतीश कुमार की बिहार में रही है कि यादव तो चले गए, कंसोलिडेट हो गए लालू यादव की तरफ, लेकिन जो बाकी जो ओबीसी का तबका है, जिनको कोई नेता नहीं मिल रहा था, जिनको कोई पॉलिटिकली एम्पावर नहीं कर रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। 2014 में इसके नतीजे आए, 2017 में अभी आएंगे या नहीं आएंगे देखा जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जैसे कि एग्जिट पोल्स में कहा जा रहा है, तो मैं कहूँगा जो करीब 25 साल से जो अदर बैकवर्ड कास्ट और महादलित्स को लेने की जो बात चल रही है, उस स्ट्रैटेजी का ये फाइनल जाके एक तरह से बेनिफिट मिलेगा। चलिए, ये भी देखना होगा कि वो स्ट्रैटेजी फिर से जातीय समीकरण की स्ट्रैटेजी है जो काम करती है, या फिर वाकई अब बदलाव आ रहा है, लोग सोचने लग गए हैं।
लोग विकास की बात करने लग गए, लोग अपने विधायकों से, नेताओं से सवाल पूछने लग गए और अब वाकई वो क्वालिफाइड सामने अपना नेता चाहते हैं, क्वालिफाइड सरकार चाहते हैं और इस बात पे भी ध्यान देना चाहते हैं कि सच में सरकार केंद्र और राज्य में एक होनी चाहिए।